कल हमने लॉर्ड वेलेज़ली अवध और अंग्रेज भाग 1 का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे अध्ययन करते हैं। लॉर्ड वेलेज़ली तथा अवध। अवध के नए नवाब सादात अली ने अपनी शक्ति को अभी संगठित ही नहीं किया था कि लॉर्ड वेलेज़ली भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। वह एक साम्राज्यवादी प्रशासक था। उसका मुख्य ध्येय भारत में अंग्रेज़ों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना था। लॉर्ड वेलेज़ली की यह पक्की धारणा थी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत की रक्षा के लिए अवध को ब्रिटिश नियंत्रण में लेना परम आवश्यक है। इसलिए उसने भारत आते ही अवध के रेजिडेंट जॉन लम्सडेन को एक पत्र लिखा। उसमें उसने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा हेतु अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय तथा नवाब की सेना के स्थान पर ब्रिटिश सेना को बढ़ाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया था। समय समय पर अंग्रेजी सेना में वृद्धि करने व उसका खर्च नवाब से वसूलने का मंतव्य भी वेलेज़ली ने उस पत्र में व्यक्त किया था। ब्रिटिश सेना के खर्च वहन करने के बहाने वह अवध के अधिकाधिक भाग पर अधिकार करना चाहता था, परंतु वेलेज़ली को संकल्प के क्रियान्वयन के लिए कोई उपयुक्त बहाना नहीं मिल रहा था। अंत में उसने काबुल के शाह ज़मान शाह के भारत आक्रमण और उससे नवाब की साठगांठ की आशंका को बहाना बनाकर नवाब को पेंशन देकर उसे नाम मात्र का नवाब बनाना चाहा। इस आशय का पत्र उसने अवध के तत्कालीन रेजिडेंट चेरी को लिखा, परंतु 1799 बनारस में एक अनहोनी घटना घट गई। 1797 ईस्वी में आसफ़ुद्दौला की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर ब्रिटिश रेजिडेंट के सहयोग से वज़ीर अली नवाब बन गया था। वह अपनी सेना में कमी करके ब्रिटिश सेना में वृद्धि नहीं करना चाहता था। अतः वेलेज़ली की शर्तों से विक्षुब्ध होकर वज़ीर अली ने बनारस में 14 जनवरी 1799 को बहुत से अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतरवा दिया। मारे जाने वालों में रेजिडेंट चेरी भी था। यथार्थ में वज़ीर अली एक विस्तृत षड्यंत्र की योजना बना रहा था और ज़मान शाह से टीपू सुल्तान की भांति सैनिक सहायता की भी याचना कर रहा था। हालांकि कुछ इतिहासकारों की यह भी धारणा है कि 1799 में वह भारत पर आक्रमण करने में समर्थ ही नहीं था और 1800 में तो उसे गद्दी से च्युत कर ही दिया था, परंतु वेलेज़ली इस बहाने पर दृढ़ रहा। उसने नवाब को 9 फरवरी 1800 को अपनी सेना समाप्त कर उसके स्थान पर ब्रिटिश सेना को विशाल रूप देने को कहा, ताकि ज़मान शाह व मराठों के आक्रमण से अवध को बचाया जा सके। 1800 के पत्र में वेलेज़ली ने नवाब पर निम्न दोषारोपण किए। अवध में अशांति व अराजकता फैलाकर नवाब ने ब्रिटिश हितों पर आघात पहुंचाया। नवाब अपनी निजी सेना समाप्त कर ब्रिटिश सेना को विशाल एवं सुसज्जित करे। वेलेज़ली ने नवाब को पेंशन देकर अवध के राज्य को छोड़ने का भी सुझाव दिया। नवाब ने उक्त अभियोगों का युक्त उत्तर देते हुए उपरोक्त अभियोगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परंतु वेलेज़ली नवाब के तर्कों को कब स्वीकार करने वाला था। वह तो शीघ्र अवध को हड़पना चाहता था। उसने अवध में ब्रिटिश सेना भेजकर नवाब को धमकी दी कि वह या तो सालाना पेशकश लेकर राज्य का परित्याग कर दे अथवा अवध में भेजी अंग्रेजी सेना को अपना आधा राज्य समर्पित कर दे। इसके साथ ही वेलेज़ली ने अवध के ब्रिटिश सेनापति स्कॉट को आदेश दे दिए कि यदि नवाब स्वेच्छा से अपना आधा राज्य छोड़ने को तैयार न हो तो सैनिक शक्ति से उसके आधे राज्य पर अधिकार कर लिया जाए। वेलेज़ली और कर्नल स्कॉट का दबाव देखकर नवाब गद्दी छोड़ने को तैयार हो गया। वेलेज़ली ने भी अवध को अंग्रेजी प्रभुत्व में लाने का यह अच्छा अवसर समझा। गवर्नर जनरल ने उसकी स्वीकृति के लिए कंपनी के संचालकों को भी पत्र दिया, परंतु साम्राज्य विस्तार के भूखे वेलेज़ली ने जब सादात अली के पुत्र को नवाब बनने के अधिकार से वंचित कर दिया तो क्रुद्ध नवाब ने गद्दी छोड़ने का इरादा त्याग दिया। इस
पर वेलेज़ली अत्यंत क्रुद्ध हो गया और 10 नवंबर 1801 को निम्न शर्तों से युक्त संधि पत्र भेजने स्वीकार करने को नवाब को बाध्य किया। नवाब ने बड़ी अंग्रेजी सेना अवध में रखना स्वीकार कर लिया और उसके खर्च के लिए नवाब ने गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद तथा रोहिलखंड के महत्वपूर्ण मार्ग दे दिए। गंगा व यमुना नदियों का मध्य प्रदेश भी अंग्रेजों को दे दिया। इस प्रकार अवध का समूचा उपजाऊ प्रदेश कंपनी के अधिकार में आ गया। दिल से तो नवाब अपनी सेना में वृद्धि करना चाहता था, परंतु इस संधि को स्वीकार कर उसने सेना को भंग करने का वचन वेलेज़ली को दे दिया। नवाब इतने ही सैनिक रख सका जिनकी सहायता से वह लगान वसूल कर सकता था। इस संधि से संपन्न हो जाने पर वेलेज़ली अब अंग्रेजी सेना को अवध के विभिन्न भागों में रख सकता था। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को वो प्रदेश मिले, उनसे लघु राज्य चारों तरफ से घेर लिया गया। केवल उत्तर दिशा में अवध अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त रहा। इस अवध के इन प्रदेशों पर अधिकार कर वेलेज़ली अब सुगमता से सिंधिया का सामना कर सकता था। अब अवध के चारों ओर ब्रिटिश अधिराज्य की सीमा फैली हुई थी, जो एक ओर हिमालय का स्पर्श कर रही थी तथा दूसरी ओर सिंधिया के साम्राज्य का। अवध के प्रति अपनाई गई वेलेज़ली की नीति की इंग्लैंड में कटु आलोचना हुई। इतिहासकार J.S. मिल ने तो इस संधि की आलोचना की, परंतु डॉक्टर H.H. विल्सन ने भी इस संधि की भारी आलोचना की। संधि ने लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय सुगम बना दिया। निस्संदेह वेलेज़ली ने पूर्ण अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। यह काम उसने लॉर्ड डलहौजी के लिए छोड़ दिया, परंतु राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से अवध को उसने पंगु अवश्य बना दिया। जनता के भले के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, वह केवल अंग्रेजी सरकार के प्रति ही वफादार बना रहा। शासन सुधार की ओर से उसने तनिक भी ध्यान नहीं दिया और उसकी यही कमी आगे तक अखरती रही और अंग्रेज अधिकारियों को उसके विलय की सहायता देती रही। वेलेज़ली के जाने के बाद डलहौजी के आने के अंतर अवध का प्रशासन बिगड़ता रहा और इन्हीं परिस्थितियों में नवाब नासिरुद्दीन की 1837 में मृत्यु हो गई। लॉर्ड डलहौजी और अवध। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत आया था। 1837 की संधि के अंतर्गत मोहम्मद अली ने ऑकलैंड को प्रशासन में सुधार लाने का वचन दिया था, परंतु वह अपने वचन को पूरा नहीं कर सका। 1847 में लॉर्ड हार्डिंग्स ने भी नवाब से प्रशासन में सुधार करने का आग्रह किया, परंतु व्यर्थ रहा। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर बनकर आया। वह भी वेलेज़ली की भांति पक्का साम्राज्यवादी था। वह समस्त भारत को अपने काल में लाल रंग से रंगना चाहता था। उसके सामने भी अवध का मामला आया। लखनऊ में तत्कालीन स्थित रेजिडेंट स्लीमैन तथा उत्तराधिकारी आउट्रम ने अवध के प्रशासन की रिपोर्ट डलहौजी को पेश की। उन दोनों का कहना था कि अवध की स्थिति पतन के पराकाष्ठा पर जा पहुंची है, इसमें तुरंत सुधार की आवश्यकता है। कुशासित अवध के भारत में मध्य स्थित होने के कारण कंपनी सरकार को इसकी अधिक चिंता थी और निस्संदेह लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी था और वह किसी न किसी बहाने भारत के राज्यों व देशी रियासतों को अब अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहता था। शोचनीय प्रशासन व चरम सीमा पर पहुंचे भ्रष्टाचार के आधार पर वहाँ के रेजिडेंट ने डलहौजी को अवध को भी अंग्रेजी राज्य में मिलाने की सलाह दी। डलहौजी का विचार था कि प्रशासन ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले ले तथा अवध के बादशाह के पास उसकी उपाधि, उसके महल आदि छोड़ दे। अतः स्पष्ट है कि डलहौजी अवध की समस्या को अंग्रेजी राज्य में मिलाकर हल नहीं करना चाहता था। अवध के नवाब से कुशासन प्रबंध का ही दोष लगाया जा रहा था। उसकी वफादारी में किसी गवर्नर जनरल ने आशंका व्यक्त नहीं की। कंपनी सरकार ने अवध के नवाबों को
से समय समय पर धनराशि देने का वचन दिया, उसे भी वे पूरा निभाते रहे। स्वीकृत धनराशि के अलावा अवध के नवाबों ने कंपनी सरकार के युद्धों को भी सहायता दी। डलहौजी नवाब के पद की समाप्ति के पक्ष में नहीं था। संचालक मंडल के सदस्यों के प्रति अवध की नीति। वारंग हेस्टिंग्स के समय यह प्रथम अवसर था संचालक मंडल के सदस्यों ने गवर्नर डलहौजी के समय के सुझाव के विरुद्ध इसका निर्णय लिया।